साक्षरता अभियान। नमस्कार। विश्वास न्यूज की तरफ से मैं शरद अस्थाना आप सभी का स्वागत करते हैं और हम सच के साथी अभियान की तहत आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए शुरू करते हैं सच के साथी वेबिनार को। तो दोस्तों, विश्वास विधानसभा चुनाव और कोविड के दुष्प्रचार और फर्जी खबरों से लड़ने के लिए सच के साथी की मुहिम चल रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और नेक्स्ट स्लाइड। इससे सच के साथी का पार्ट है। इससे पहले भी सच के साथी कई जगह इस तरह के कार्यक्रम कर चुका है। सच के साथी के तहत ये 5वें पार्ट में हम मतदाताओं को चुनाव के दौरान फैलने वाली दुष्प्रचार और अफवाहों को पहचान कर उनको रोकने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। 15 फरवरी से 5 मार्च आयोजन में यूपी और पंजाब के मतदाता हिस्सा लेंगे। पहले जो पहला पार्ट था उस जागरूकता अभियान में विश्वास न्यूज ने अप्रैल 2019 में देश के 3 राज्यों में नए शहरों में फैक्ट एक जागरूकता अभियान चलाया था। फरवरी 2020 में सच के साथी 2 अभियान शुरू हुआ था, जिसमें हेल्थ फैक्ट चेक अभियान ले आए थे। इसमें लोगों को कोविड-19 संक्रमण और इससे जुड़े दुष्प्रचार से बचाने का प्रयास किया गया था। कार्यक्रम में 5 राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया था। फिर बिहार चुनाव के दौरान सच के साथी की मुहिम चलाई गई थी। इसमें हमने अक्टूबर 2020 के लिए ऑनलाइन अभियान चलाकर लोगों को चुनाव के दौरान फैलने वाली अफवाहों से बचने का प्रशिक्षण दिया था। फिर सच के साथी 4 भी आया। यस फॉर वर्क अभियान में कोविड वैक्सीन से जुड़ी फर्जी सूचनाओं के बारे में लोगों को ट्रेनिंग दी गई। ये कार्यक्रम मई 2021 यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड के 21 शहरों में किया गया था, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। इस तरह से अब हम सच के साथी 5 लेके आए हैं, जिसमें चुनाव और कोविड के दुष्प्रचार से फैलाने वाली फर्जी खबरें हैं, उनको हम बताएंगे कि कैसे आप उनसे बचें। अब विधानसभा चुनाव के दौरान ये भी है कि आप मतदान बहुत जरूरी है। ये हैं हमारे एक्सपर्ट्स गेस्ट। इनमें प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री जी एडीआर फाउंडर मेंबर हैं और आईआईएम प्रोफेसर हैं। ये बेंगलोर आईआईएम के डीन भी रह चुके हैं। हमारे दूसरे गेस्ट हैं प्रोफेसर देवेंद्र कुमार सिंह जी, जो नेशनल पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तीसरे गेस्ट हमारे डॉक्टर निशांत वर्मा जी, केजीएमयू के प्रोफेसर हैं। चौथे गेस्ट हैं प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव जी, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन के एचओडी हैं। 5वें गेस्ट हमारे गजनफर अब्बास जी हैं, तो स्टडी हॉल कॉलेज के हेड हैं। मैं इन सभी 5 गेस्ट का स्वागत। और अब मैं आपको अपनी टीम के बारे में बताता हूँ। ये है मेरी टीम, जिसमें राजेश उपाध्याय जी हैं एडिटर इन चीफ, मैं शरद अस्थाना चीफ सब एडिटर, और मेरे साथ संचालन को देखेंगी प्रज्ञा शुक्ला जी, जो सीनियर सब एडिटर हैं। बाकी मेरे टीम के मेंबर हैं प्रत्युष रंजन हैं एक्सिक्यूटिव एडिटर, और बाकी टीम जो आज इसमें मेरी मदद करेगी। ये सच के साथी का शेड्यूल है पूरा, जो कानपुर और चंडीगढ़ में हो चुका है। आज हम लखनऊ में हैं और इसके बाद फिर गोरखपुर और वाराणसी में लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे कि फर्जी खबरों से कैसे बचा जाए और कैसे उनकी पड़ताल की जाए। अब कोविड में सुरक्षित मतदान, इससे पहले मैं अपने त्रिलोचन शास्त्री जी का स्वागत करता हूं और उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। त्रिलोचन शास्त्री जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पाए हैं? त्रिलोचन शास्त्री जी, लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं इसको थोड़ी देर में उनसे बात करूंगा। खैर, मैं इसे कंटिन्यू करता हूं। कोविड में सुरक्षित मतदान कैसे किया जाए, इसके तहत जो गाइडलाइंस हैं उसमें प्रत्येक चुनाव केंद्र का सैनिटाइजेशन अनिवार्य है। सभी के तापमान के शरीर की जांच होनी चाहिए। मतदान केंद्र पर मास्क और दस्ताने होने चाहिए।
लंबी कतारों से बचने के लिए टोकन प्रणाली होनी चाहिए, और जो दिव्यांग या वो हैं मतलब जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनके लिए अलग से सुविधा होती है, उनको टोकन दिया जाता है जो कि बाद में आके मतदान कर सकते हैं लास्ट घंटे में। त्रिलोचन शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिलोचन शास्त्री जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, स्पष्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एडीआर के फाउंडर मेंबर रहे हैं, तो एडीआर में जैसे जो डेटा वगैरह आता है, या किस तरह से आप इस तरह का विश्वसनीय डाटा कलेक्ट करते हो, क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, किन किन चरणों से वो गुजरता है, जो कि एक बिल्कुल सही जानकारी लोगों तक पहुंचती है? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल, धन्यवाद। ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसका पालन इलेक्शन कमीशन करती है कि हर एक प्रत्याशी उम्मीदवार जो है, उम्मीदवार वो जब चुनाव में लड़ने के लिए जाता है तो उसको एक एफिडेविट देना होता है रिटर्निंग ऑफिसर को, जिसमें उसको अपने पूरी पृष्ठभूमि देनी होती है। उसमें क्या क्या होता है कि एक तो उनका जो अपराधीकरण का क्रिमिनल चार्जेस जो भी हैं वो देना पड़ता है, और उनकी जो आय और संपत्ति, वेल्थ एंड इनकम, उसके बारे में बताना पड़ता है। तो ये सब एक्चुअली पब्लिक में अवेलेबल है 2002 से। लेकिन एडीआर का क्या काम है कि हम इलेक्शन कमीशन से उसको डाउनलोड करके हम उसके एनालिसिस और रिपोर्ट बना के हिंदी, इंग्लिश इत्यादि हर एक अलग अलग भाषाओं में हम उसका प्रचार करते हैं, और उसका चेकिंग, रीचेकिंग, वेरीफाइंग होता है। तो एडीआर का डेटा तो लोग कहते हैं, मगर असली में ये जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, ये उम्मीदवारों ने खुद ही शपथ पत्र में दिया है। तो इसका ये है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आम मतदाता जैसे आप, हम और हमारे उत्तर प्रदेश और देश भर के जो भी मतदाता हैं, उनका एक ये मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट है कि वो ये जाने कि ये जो उम्मीदवार हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उसको जान के वो वोट दें। तो इसका एक संवैधानिक आधार भी है। धन्यवाद सर। अभी हम कोविड में सुरक्षित मतदान की बात कर रहे हैं। त्रिलोचन शास्त्री जी ने हमें बताया कि एडीआर किस तरह से प्रोसेस करता है, डेटा कहाँ से लाता है, इतना विश्वसनीय, जो लोगों के बहुत काम आता है, और लोगों को पता चलता है उम्मीदवार के बारे में कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके पास संपत्ति क्या है, या वो पहले चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा था, सारी जानकारी। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और फिर त्रिलोचन शास्त्री जी से और बाकी अपने विशेषज्ञों से फिर बात करेंगे। तो मतदान केंद्र की जानकारी, वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करें या डायल करें 1950 या एसएमएस करें ECIPS और स्पेस डाल के एपिक नंबर भेज दें, इससे आपको मतदान केंद्र की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप मतदाता चेकलिस्ट का भी पता कर सकते हैं। देखिए कैसे पता करें। मतदान सूची में अपना नाम अवश्य जांचें, अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों के बारे में जानें, मतदान केंद्र स्थल के बारे में अग्रिम जानकारी रखें, पहचान पत्र के रूप में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत 12 दस्तावेजों में से कोई एक अपने साथ लेकर जाएं, और अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो उसके लिए आप ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। चुनाव से 48 घंटे पहले प्रचार पर पाबंदी लग जाती है। डॉक्टर निशांत, आप हमारे साथ हैं? डॉक्टर निशांत? बिल्कुल। डॉक्टर निशांत, मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कोविड को लेके। आप देखते हैं जैसे कि सोशल मीडिया जितना ज्यादा बढ़ा है, उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। क्या फेक है, लोग इसी के बीच में समझ नहीं पाते हैं। ऐसे ही कोविड से रिलेटेड कई जो होंगी फेक न्यूज आपके सामने आई होंगी, तो आपने लोगों को कैसे समझाया उस बारे में कि ये फेक न्यूज है कोविड को लेके? जैसे कि कोविड इलाज को लेके काफी ज्यादा जो फेक न्यूज है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। लोग बोलते हैं कि नींबू डाल लीजिए नाक में, इस तरीके की, इससे कोविड नहीं होगा। तो आपके सामने भी ऐसी कई वो फेक न्यूज आई होंगी, तो आपने लोगों को कैसे अवेयर किया इस बारे में? जी बिल्कुल। तो फेक न्यूज़ तो क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन सबके पास इतनी इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाती है, जैसे आपने बताया। तो हमारा तो हम लोग जो समझाते हैं तो एग्जांपल देके ही समझाते हैं कि
फलाने मरीज ने अपने मन का इलाज किया तो उसके साथ ये हो गया, क्योंकि बहुत कॉमन है, लोग गलत इलाज करते हैं और उससे गलत इफेक्ट, नया इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट तो कुछ नहीं आता, इनफैक्ट साइड इफेक्ट ही आ जाता है। तो एग्जाम्पल दे के ही हम लोगों को समझाते हैं और इससे ही लोगों को सचेत भी रहने की बोलते हैं कि कोई भी खासकर मेडिकल प्रैक्टिस में बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी इलाज खुद से अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि कोई भी दवा अगर मार्केट में आती है तो उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत, लोगों की मेहनत, साइंटिस्ट की मेहनत होती है। कोई ऐसे ही बैठे बैठे घर में नहीं बता सकता है कि दवा खाओगे तो ठीक हो जाओगे, जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ी है, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोविड जब शुरू हुआ था तो उस टाइम पे काफी ज्यादा फेक अफवाहें थी कि आप ऐसे करेंगे तो आप कोविड से बच जाएंगे, आप इस तरीके की दवाइयां लेंगे तो आपको कोविड नहीं होगा, इस तरीके की तो लोग आपके पास मरीज जो आए होंगे इस तरीके की अफवाह लेकर आए होंगे। तो आप उसका एक हमारे साथ एग्जाम्पल साझा करेंगे क्या? एक अनुभव आप हमें बताएंगे कि किस तरीके से लोगों ने आपको कोविड को लेके क्या क्या पूछा, क्या क्या आपसे, मतलब किस तरीके की फेक न्यूज आपके सामने आई? सबसे बड़ी तो पहली तो फेक न्यूज़ आती थी कि ये कोविड कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही दवा कंपनियों ने सब बना दिया है ताकि उनकी दवा की बिक्री बढ़ जाए। तो शुरू-शुरू में तो सबका यही कहना, बहुत लोगों का ये कहना था कि कोविड कुछ नहीं होता है, मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग डॉक्टर हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो लेकिन जब स स्थिति सामने आई, लोगों को दिखने लगा, हर घर में, हर फैमिली में केसेज़ आए, लोगों की डेथ हुई, तो ये तो खुद ही जो लोग ऐसा कह रहे थे उनको खुद ही समझ में आ गया कि अधिकांश ऐसे लोगों को खुद ही कोविड हो गया। तो ये एक अफ़वाह है। दूसरा, इलाज को लेके घरेलू जड़ी-बूटियाँ, ऐसी दवाएँ जिनका कोई कोविड में मतलब ही नहीं है, वो उनका सेवन करना, दवाओं जो कि सीरियस केसेज़ में ज़रूरत होती है, जैसे स्टेरॉइड का सेवन हम लोग सीरियस केसेज़ में दे रहे थे, वो ऐसे ही दवा पे हल्की-सी कोविड पॉज़िटिव हुई कि स्टेरॉइड खाना शुरू कर दिया, उनको स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स आने लगे। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने इस दौरान काफ़ी देखा। कोरोना के दौरान लोगों की मेंटल हेल्थ भी काफी अफेक्ट हुई है, लोगों की मेंटल हेल्थ को भी कोरोना ने काफी ज्यादा प्रभावित किया है। तो इस पर आपको क्या क्या देखने को मिला, लोगों को किस तरीके, मतलब परेशानियों का मतलब अनुभव हुआ, लोगों को किस तरीके की परेशानियां हुई है मेंटली? तो कोविड में कई तरह की परेशानियाँ हुआ। एक तो जिनको कोविड हुआ उनको अलग तरीके की परेशानियाँ हुई कि बहुत सारे लोगों को, अभी तक पिछले साल कोविड हुआ था, उनको अभी भी एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्याएं हो गई हैं, जो इनफैक्ट बहुत लोगों को मेडिकल ओपिनियन लेके ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करना पड़ा है एंजाइटी और डिप्रेशन को लेके। कुछ समस्याएं आई क्योंकि लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, घर में बंद थे, उसकी वजह से अलग, जिनको नहीं भी कोविड हुआ वो डिप्रेशन की समस्याएं, सुसाइडल टेंडेंसीज, ये सब लोगों में डेवलप होनी शुरू हो गई। मैं ज्यादातर बच्चों की बीमारियों को देखता हूँ, तो बच्चों में भी कोविड की वजह से बहुत असर आई है। एक साल 2 साल तक बच्चे, तो उसकी वजह से उनके डेवलपमेंट पे असर पड़ा है। उनमें स्कूल में बच्चों में वायलेंस काफी हो गया है, वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे बाकी बच्चों के साथ खेलना है, बात करना है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा, इनफैक्ट कोविड के साइड इफेक्ट्स हम इनको बोल सकते हैं, साइको सोशल इफेक्ट्स कोविड की वजह से जो हम लोगों को अभी देखने को मिलता गजफरान गजनफर अब्बास जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब्बास जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी शरद जी, आवाज आ रही है जी। अब्बास जी, क्या कोई ऐसी फेक न्यूज ऐसी रही है जिसने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया हो, या मतलब आप बिल्कुल उलझ गए हो उसमें और काफी समस्या आई हो आपको उस पर? मतलब देखिए, फैक्ट चेक में अभी तक अगर हम टीचिंग के एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बच्चों को कई बार बताना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टिपिकल तब हो जाता है जब कोई वीडियो को क्रॉस चेक आप ना कर पा रहे। फोटोज आसानी से आप क्रॉस चेक कर लेते हैं, और लेकिन जब कभी कोई वीडियो होता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो चेक करने के लिए बहुत से टूल्स है, कई बार एक टूल काम नहीं करता, दूसरे टूल्स पे जाते हैं, तीसरे टूल्स पे जाते हैं। तो ऐसे में सबसे बेसिक जो चीज़ मुझे लगती है वो कीवर्ड से जब हम सर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे ये वेरीफाई हो जाता है कि वीडियो जो है ऑथेंटिक है कि नहीं है। अब मैं मुकुल जी से बात करना चाहता हूँ। मुकुल जी, एक सवाल आपसे है जी। हाँ मुकुल जी, जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये कॉमन लोगों के पास पहुंचती है, बहुत ही ज्यादा इससे प्रभाव भी पड़ता है, बहुत दुष्प्रचार होता है और बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे कैसे बचा जाए? आप क्या सुझाव होंगे इसलिए, इस बारे में?
देखिए, पहली चीज तो ये है कि भारत में हमेशा से अफवाहें फैलती रही हैं, पर इंटरनेट के आ जाने से उसकी गति बहुत तेज हो गई। मैं अभी रिसेंट का एग्जांपल दूं कि पिछले दिनों लखनऊ में एक तेंदुआ आ गया था और एक दिन वो स्पॉट किया गया और उसके बाद फिर इतने सारे वीडियोस की बाढ़ आ गई। फिर एक अखबार ने मुझसे कांटेक्ट किया कि आप ये बताइए कि ये वीडियो कहाँ के हैं। थोड़ा सा समय देना पड़ा और मैंने फटाफट बता दिया कि जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा था वो नेपाल का। अब मामला ये है कि आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम लोगों की जो प्रवृत्ति है, कान नहीं देखना कौवे को दौड़ा ले। और ये चीज तभी जब जाएगी कि जब हम डिजिटल लिटरेसी की तरफ चलेंगे। पर मामला ये गंभीर है कि जहां अभी हमारे पास 100% नॉर्मल लिटरेसी नहीं, वहां डिजिटल लिटरेसी की बात करना बड़ी दूर की बात है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने घरों में यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं, और आप अब मेरे ख्याल से ऑन एवरेज एक हिंदुस्तानी आदमी कम से कम 7 से 8 ग्रुप का मेंबर होता है। वहां इस तरीके की चीजों पे नजर रखी जाए और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको टोक दिया जाए शराफत से, शालीनता से, कि भाई साहब कृपया ये ना करें। तो ये जो ह्यूमिलिएशन होता है उससे लोग सतर्क हो जाएंगे। उनको विद रेफरेंस विद लिंक भेज दिया जाए कि भाई साहब जो आप ये वीडियो भेज रहे हैं, जो ये फोटो भेज रहे हैं, ये यहाँ की है। मेरे साथ जुड़ गए हैं देवेंद्र कुमार सिंह जी। देवेंद्र कुमार सिंह जी, आप आवाज सुन रही हैं मेरी? जी हाँ देवेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे वेबिनार में। धन्यवाद, थैंक यू। देवेंद्र जी, आप हमने भी कोई स्टूडेंट आया होगा इस तरह से फेक न्यूज लेकर, और जो मतलब या तो हो सकता है छुट्टी के बारे में, जैसे कई सारी फेक न्यूज चली थी कि ऑफिस को मतलब स्कूल को, कॉलेज यूनिवर्सिटी का कॉलेज खुल रहे हैं या कॉलेज बंद होने वाले हैं कोविड के दौरान। तो उसमें आपने किस तरह से उनको समझाया, तो किस तरह से हैंडल किया था जब आपके सामने ऐसा कोई केस आया हो? तो फेक न्यूज तो ऐसा स्टूडेंट्स तो नहीं बताए, जो भी नोटिस जारी की जाती हैं कॉलेज द्वारा वो स्टूडेंट्स को सर्कुलेट हो जाते हैं, और यदि कहीं से कोई जानकारी उनको मिलती है कि हाँ ये गलत है तो उनको कॉलेज को इन्फॉर्म करते हैं। वो उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको बताया जाता है कि ये चीज़ें गलत हैं, ये आपके लिए अनुकूल नहीं है। और हमारे कॉलेज के टीचर उनको गाइड करते हैं। इस रूप में हम लोग ये समझाने की कोशिश करते हैं उनको कि गलत और सही के बीच में अपना एक सामंजस्य बनाएं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल उस स्तर तक उतने ही लेवल पर करें जो उनके लिए यूजफुल हो। तो अब हम जानेंगे कि जो सोशल मीडिया पर हम फेक न्यूज देखते हैं या फिर जो भी न्यूज हम देखते हैं, हम उसकी पड़ताल किस किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से जरिए हैं जिनके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने है, वो फेक है या सच। जैसे कि हम गूगल ओपन सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम गूगल पर जाकर इस चीज को सर्च कर सकते हैं कि जो हमने देखा वो सच है या नहीं है। हम जाकर गूगल पर जब सर्च करेंगे, अगर कोई खबर फैल रही है तो उससे रिलेटेड हमें कोई ऑथेंटिक सोर्स जरूर मिलेगा। हमें उससे रिलेटेड कोई मीडिया रिपोर्ट या इस तरीके की खबर जरूर मिलेगी जो उसकी पुष्टि कर सकेगी। आप जाइए अपने गूगल पर, इस बारे में सर्च करिए, कीवर्ड से टाइप करिए, वहां पर सर्च करिए, आपको मीडिया रिपोर्ट्स मिलेगी या फिर आपको हो सकता है उससे ऑथेंटिक कुछ और सोर्स मिल जाए, जिसके जरिए आपको पता चल जाएगी जो आप देख रहे हैं वो फेक है या सच। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर्च पेज में आपको कुछ विकल्प मिलेंगे। इनमें से पहला विकल्प होगा न्यूज। उदाहरण के लिए अगर आपने कोरोना वायरस के लिए ओपन सर्च किया है तो न्यूज सेक्शन पर क्लिक करने से इससे संबंधित सभी समाचार आपके सामने आ जाएंगे। आप टाइम फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब गूगल सर्च पे जाएंगे, वहां पर आपको कई सारे फिल्टर्स मिलेंगे, टाइम का, इमेज का, न्यूज का। वहां पर आप उसका इस्तेमाल करके उस न्यूज के बारे में जान सकते हैं वो सच है या झूठ। अगर आपके पास कोई पिक्चर है जिसकी सच्चाई आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल रिवर्स इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसके जरिए उसको सर्च कर सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि वो पिक्चर एडिटेड है या नहीं है, मॉर्फ्ड है या नहीं है। आपके सामने असली पिक्चर आ जाएगी। जो भी उसकी अगर कोई पिक्चर एडिटेड होगी तो आप गूगल रिवर्स इमेज पे जाकर उससे सर्च करेंगे तो उसके सामने आपके सामने असली पिक्चर आ जाएगी। गूगल रिवर्स इमेज पे आपको गूगल पर जाना है। वहां पर आप गूगल रिवर्स इमेज
आपको जाना है और आपको अपने वेब ब्राउजर पर image.google. पर जाकर वहां पर आपको सर्च करना है। इसे सर्च करने से आपके सामने जो गूगल रिवर्स इमेज है वो खुल जाएगा। वहां पर आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है। वहां पर आप इमेज अपलोड करेंगे तो आपके सामने कई सारे उस इमेज से जुड़ी जानकारी सामने आ जाएगी। वहां पर आप पता कर सकते हैं कि वो इमेज, उस इमेज की क्या सच्चाई है। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इनविड टूल, आप जैसे आपके सामने जैसे इमेज के बारे में सच्चाई कैसे जान सकते हैं वो आप गूगल रिवर्स इमेज के जरिए से जान सकते हैं। ऐसे ही वीडियो की सच्चाई आप किस तरीके से जान सकते हैं, आप इनविड टूल की मदद से आप वीडियो की सच्चाई जान सकते हैं। समाचार के लिए यूजर द्वारा बनाए गए वीडियो और उसके संबंध में पड़ताल के लिए इनविड वेरिफिकेशन एप्लीकेशन एक वेब आधारित टूल सेट है। ये जो इनविड है वो वेब आधारित टूल सेट है। इसके इस्तेमाल से आप वीडियो की सच्चाई को जान सकते हैं। इस टूल से यूजर को वीडियो से संबंधित जानकारी, रिवर्स इमेज के इस टूल के इस्तेमाल से आप जान सकते हैं उस वीडियो उसके की फ्रेम निकाल सकते हैं। उस की फ्रेम से आप जाके गूगल रिवर्स इमेज पे सर्च कर सकते हैं। इस टूल के जरिए आप उसके मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में जान सकते हैं। उससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप इनविड टूल के जरिए अगर किसी भी वीडियो को सर्च करेंगे आपके सामने खुलकर आ जाएगी। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे कि हमारे सामने जब कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा था उस टाइम हमारे सामने एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आया था हमें सर्च करने के लिए। उसमें कहा जा रहा था कि अगर आपको कोरोना है तो आप इन दवाइयों को लीजिए, आपको उसे लेने से आपको जो कोरोना है वो ठीक हो जाएगा। हमारे सामने ये प्रिस्क्रिप्शन आया था। जब हमने उसकी जांच की तो हमने पाया कि वो जो था वो फेक था। इस तरीके से आप कभी भी ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन आपके सामने आता है, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे फेसबुक पर हो या कहीं पर भी हो, कभी भी ऐसे कोई दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए। ये आपके लिए घातक हो सकता है और इस तरीके की इंफॉर्मेशन तो कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। इस तरीके की इंफॉर्मेशन किसी और के लिए कितनी ज्यादा घातक हो सकती है हम सोच भी नहीं सकते। हो सकता है कि आप पर ये इम्पैक्ट ना करे लेकिन सामने वाले पर ये इम्पैक्ट करेगी। तो इसलिए हमेशा सच्चाई जाने, हमेशा बिना सच्चाई जाने किसी को भी आगे फॉरवर्ड ना करें कुछ भी। और डॉक्टर निशांत आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। डॉक्टर निशांत, मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल है। डॉक्टर निशांत, हम जानना चाहते हैं कि कोई इंसान, जैसे ये फेक न्यूज है लोगों के मेंटली हेल्थ को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है, तो वो किस तरीके से खुद को मेंटली हेल्दी रख सकता है, वो किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब होने से बचा सकता है, वो क्या क्या कर सकता है? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? पहला सुझाव तो हमारी मेडिकल साइंस में एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ऐसी सिचुएशन में पड़े ही ना, जैसा अभी तक सबने बताया कि फेक न्यूज फॉरवर्डेड मैसेजेस पे ध्यान कभी नहीं देना चाहिए। कोई भी ऐसी दवा या जैसा प्रिस्क्रिप्शन आपसे शेयर किया गया, हेल्थ से रिलेटेड चीजें तो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उनमें विश्वास करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ये प्रूफ लेना चाहिए कि वो मैसेज सही है, तभी उसके बारे में विश्वास करना चाहिए। और कोई भी एक न्यूज के बेसिस पे किसी को आप बहुत चीजों को ऐसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अगर उसके हेल्थ से रिलेटेड कुछ है तो पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही कुछ आप उस न्यूज या उस मैसेज या उस प्रिस्क्रिप्शन को सीरियसली लें। मेंटल फिटनेस के लिए लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, आपकी जो डेली प्रैक्टिसेस है वो हेल्दी है, आप खाना हेल्दी खाते हैं, तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा। तो आप बेसिकली जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी आदतें का पालन करें, अच्छी स्लीप लें। अगर आप अच्छी स्लीप लेंगे तो आपकी जो दिमाग में टेंशन होंगे और मेंटल प्रॉब्लम्स होगी वो चीजें मिनिमाइज होगी। जी शुक्रिया। मैं अपने जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनसे ये कहना चाहूंगी, हमारे साथी ने जो है चैट बॉक्स में टिपलाइन नंबर दिया हुआ है हमारा, आप उस टिपलाइन नंबर को अपने फोन में सेव कर लीजिए। अगर आप कुछ भी सोशल मीडिया पर ऐसा देखते हैं जो आपको लगता है भ्रामक है या जो गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है, लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है उसका, आप उसको हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजिए। हम उसकी जांच करेंगे, जांच करके आपको बताएंगे, हम लोगों को अवेयर करेंगे। और साथ ही हम आपसे दरखास्त करते हैं कि
आप ना सिर्फ हम तो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन आप भी सच के साथी के साथ जुड़िए और लोगों को अवेयर करिए, लोगों को बताइए और लोगों को हमारे साथ जोड़िए। लोगों को बताइए कि इस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड ना करें। आप हमारे नंबर को सेव कर लीजिए, हमारे टिपलाइन नंबर को जो चैट बॉक्स में मौजूद है। हम सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में नहीं अपनी खबरें लिखते हैं या फिर लोगों को अवेयर कराते हैं, हम और भी लैंग्वेजेस में करते हैं। पंजाबी हो गया, बंगाली हो गया, उर्दू हो गया। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो डिफरेंट लैंग्वेज का है, तो आप उसे भी हमारा नंबर शेयर कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि आप उन्हें बता सकते हैं कि आप जो भी फेक न्यूज आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, वो इस नंबर पे शेयर करें, हम आपको सच्चाई बताएंगे। जैसे कि अभी चुनाव शुरू हो चुके हैं। चुनाव शुरू होने से पहले इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो तारीख कहाँ पर कब चुनाव होगा इसकी जारी करते हैं, ये बताते हैं। जैसे लेकिन जब चुनाव होने से पहले ही हमारे पास एक पोस्ट आई थी, उसमें लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, कहाँ पे किस दिन मतदान होंगे। इस बार इसका ऐलान हो चुका है। जब हमने इस पोस्ट की जांच की तो हमने पाया कि पुरानी है। जो भी ये तारीखें हैं, ये इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं जारी की गई, ये पोस्ट पुरानी है, लेकिन लोगों ने बिना सोचे समझे इसको आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया।